नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कल की तेज गिरावट के बाद आज सोने चांदी में हल्की रिकवरी है। डॉलर में कमजोरी और कोरोना वैक्सीन को लेकर अनसर्टेनिटी से कीमतों को सपोर्ट मिला है। इस बीच फेस्टिवल सीजन से पहले गोल्ड बॉन्ड का 7वां चरण निवेश के लिए खुल गया है। यह इशू 16 अक्टूबर तक खुला रहेगा। गोल्ड बॉन्ड का इशू प्राइस 5,051 रुपए तय किया गया है। क्या मौजूदा स्तर पर गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहिए, आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सोने चांदी की रणनीति समझेंगे। हमारे साथ हैं रिद्धि सिद्धि बुलियन के पृथ्वीराज कोठारी, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके और मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कोठारी जी, नया बॉन्ड यहां पर खुल गया है और बीच में बाजार इसका इंतजार भी कर रहा था कि अगली ट्रांच जब खुलेगी तो खरीदारी यहां पर फिर से देखने को मिलेगी, क्योंकि भावों में हमने करेक्शन आती हुई देखी है, तो खरीदारी का यह बेहतर मौका है। अब तक इस साल में हमने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जिस तरह की खरीदारी देखी है वो रिकॉर्ड हाइज है। अब इस ट्रांच से क्या एक्सपेक्टेशन है और आपको क्या लगता है कि यहीं पर खरीदारी जारी रखनी चाहिए? नहीं, देखिए मैडम, अभी फिलहाल तो सीजन स्टार्ट है, यहाँ पे फिजिकल डिमांड काफी अच्छा है, गोल्ड इंपोर्ट भी हो रहा है जी। तो मेरे हिसाब से अब तो सीजन स्टार्ट हो रही है और थोड़ा बहुत फेयर भी कम हो गया है, नंबर सार कम आने लग गए हैं। तो मेरे हिसाब से अब डिमांड काफी पिकअप हो जाएगा और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो डिस्काउंट दे रहे हैं जो बॉन्ड के अंदर, तो मेरे हिसाब से इट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट है। बहुत अच्छा है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए और 2.5% इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज द बेटर ऑप्शन, इससे अच्छा कोई ऑप्शन है ही नहीं है। कोठारी जी, ये भी माना जा रहा है कि जैसे आपने कहा कि बाजार खुल रहे हैं, फियर यहाँ पर कम हो रहा है, लोग बाजार में उतरने लगे हैं, लेकिन जो एक हमने कंजम्पशन पैटर्न में चेंज आता हुआ देखा है, आपको लगता है कि जितना सोना फिजिकली खरीदा जाता था कुछ बहुत उसका जो शिफ्ट है हम यहाँ पर ईटीएफ में और बॉन्ड्स में जारी बनता हुआ देखेंगे? देखिए, ईटीएफ और बॉन्ड में जो बाइंग कर रहे हो अदर देन था, इस पेंडेमिक में ये कंफर्म हो गया था कि थोड़ी बहुत सेविंग्स गोल्ड में होनी चाहिए। जो लोग गोल्ड के अगेंस्ट में थे या जो गोल्ड को नेगेटिव देखते थे कि डेड इन्वेस्टमेंट है, अब उनको भी पता चल गया है कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड कहीं ना कहीं कितनी भी मात्रा में होना चाहिए। इधर अगर आप देखोगे तो जो फैमिलीज है उन्होंने भी देखा कि सेविंग्स क्या होती है, सेविंग्स की वैल्यू क्या आती है, तो अल्टीमेटली गोल्ड के अंदर सेविंग्स होना चाहिए। तो हर एक लोगों का इस सिचुएशन में माइंड चेंज थोड़ा बहुत हो गया है, तो उन लोगों ने गोल्ड खरीदी की है। जो हमारी जो रेगुलरली जो खरीदी करते थे वो अब स्टार्ट होगी, अब उसको आपको सपोर्ट मिलेगा। अब आप फिगर देखेंगे कि अब बढ़ते जाएगा, अपना इंपोर्ट फिगर भी जो ड्रॉप डाउन हो गया था वो भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, बट इतना फास्टली नहीं बढ़ेगा। ओवरऑल लिक्विडिटी टाइट है मार्केट के अंदर, धीरे धीरे खौफ अच्छे हुए हैं, उसके अगेंस्ट मॉनसून अच्छा है तो उसके भी बहुत इफेक्ट काफी पॉजिटिव आएंगे। तो मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर के अंदर डिमांड काफी अच्छी रहेगी। धीरे धीरे सीजन है, अब धनतेरस, नवरात्रि के बाद दशहरा, धनतेरस, दीपावली और उसके बाद में मैरिज सीजन स्टार्ट हो जाएंगे। तो और मैरिज सीजन भी आपके काफी मैरिजेज भी है, जो सब पेंडिंग थे वो भी मैरिजेस काफी आगे है, तो उसका भी काफी डिमांड निकल गया। और अभी ज्वेलरी डिमांड भी है, काफी अच्छे हो रही है, ऑर्डर भी हो रहे हैं। IIJS का वर्चुअल एग्जीबिशन भी चल रहा है, उसकी भी डिमांड काफी अच्छी है। तो हर जगह से डिमांड अब है मार्केट के अंदर। आपने क्योंकि IIJS की बात की कोठारी जी, कल हम कोलिन शाह से बात कर रहे थे, GJPC वाले, उन्होंने बोला कि इवन एज ग्रोथ हम बनता हुआ देखेंगे इस साल में और अगले 6-8 महीने में भी, उसके बावजूद भी एक पॉजिटिव नंबर में आने में यहाँ पर थोड़ा सा समय लग जाएगा। आपको भी यही लगता है कि ज्वेलरी की खरीदारी आएगी, बढ़ेगी, पेंटअप मांग भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले साल को यहाँ पर रेलेवेंस के हिसाब से कंपेयर करें तो मांग थोड़ी कम ही रहेगी? मैडम कम रहेगी बिकॉज ऑफ हायर प्राइजेस, काफी प्राइजेस हायर है। लास्ट ईयर आप देखोगे 32-34,000 प्राइस था, अब प्राइस बढ़ के 50,000-52,000 हो गया, तो उसका तो इफेक्ट आएगी। अरे क्योंकि इतनी कुछ किसी की ग्रोथ हुई नहीं है, तो उतना इफेक्ट तो 20-30% इफेक्ट तो ऑलरेडी सेल पे आएगा सबको। और आपको क्या लगता है कोठारी जी, किस तरह की, तो फिर कहाँ खरीदारी करनी चाहिए? जो ज्वेलरी वाले खरीदार हैं वो तो फिजिकल बाजार में उतरेंगे ही, आपको लगता है ईटीएफ और गोल्ड बॉन्ड की जो खरीदारी है वो यहाँ पर अभी भी एक बेहतर निष्कर्ष है? नहीं मैडम, अभी भी मुझे लगता है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो भी डिप्स में आता है वो प्राइस बाय करना चाहिए। ओवरऑल आप देखोगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक काफी मूवमेंट रहेगा। इधर डॉलर इंडेक्स में भी आप देखिए काफी मूवमेंट रहेगा, उसके साथ में गोल्ड में भी काफी मूवमेंट रहेगा, करेक्शन भी आएगा। 1850, 17, 18 लोएस्ट बॉटम है। अगर 48,549 इसका बॉटम प्राइस मैं गिन रहा हूँ
बट आफ्टर दैट ईयर प्रेसिडेंस इलेक्शन एंड जनवरी नेक्स्ट ईयर 2021 उसके बाद में काफी भारी मात्रा में गोल्ड ऊपर से बुलिश हो जाएगा, बढ़ जाएगा गोल्ड, क्योंकि अभी लोग बैंक्स और उनकी जो भी पोजीशन थी, बैंकों ने इस साल में बहुत बढ़िया पैसे बनाए हैं, फॉरेन बैंक्स ने गोल्ड और इसके कमोडिटीज के अंदर। तो अब वो नहीं चाहते कि नई पोजीशन को बुक रन किया जाए, तो इसके लिए प्रॉफिट बुक करके बैठे हुए, तो वो अभी वेट कर रहे हैं नई बुक रन करने के लिए। तो मुझे लगता है जनवरी के बाद में गोल्ड में एक नया मूवमेंट होगा और नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा और वो 2000 के ऊपर से ही चलेगा। खरीदारी इस साल तो जारी है ही, अगले साल यहां पर और नए हाईज बनने की उम्मीद है। सुनील, आपको क्या लगता है कहां पर जा सकते हैं इस साल में अब सोने के भाव? जैसे कोठारी जी भी कह रहे थे कि, और ये रिपोर्ट्स भी काफी सारी आई हैं, इंटरनेशनल बैंक्स ने कमोडिटीज में इस बार रिकॉर्ड जो है मुनाफा कमाया है, चाहे वो सोने चांदी हो या फिर कच्चे तेल की ट्रेडिंग में करके हो। लेकिन सोने चांदी पे फिलहाल ध्यान रखेंगे, और यहां पर आपको किस तरह के मूव्स दिखते हैं? मनीषा जी, मुझे लगता है कि ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू जो है गोल्ड और सिल्वर के लिए तेज ही रहेगा, बिकॉज जिस हिसाब से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आने वाले समय में भी नजर आ रही है, क्योंकि केसेस अभी भी थम नहीं रहे हैं, रिकॉर्ड स्तर पे केसेस बढ़ ही रहे हैं, तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी अभी भी है। इवन आईएमएफ ने भी इकोनॉमिक ग्रोथ पे थोड़ा सवाल उठाया हुआ है, तो इन अ वे इट विल टेक सम गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द इकोनॉमी टू रिकवर एट अ ग्लोबल लेवल। और उसके अलावा जो अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है 3 नवंबर तक का, मुझे लगता है कि ये एक रेंज बाउंड ट्रेड मेंटेन करेगा गोल्ड। अगर हम टेक्निकली कॉमेक्स पे देखते हैं तो $1850 से लेके $1950 का एक दायरा जो है ये मेंटेन कर रहा है। हालांकि कल 1.5% की गिरावट हमने गोल्ड के प्राइसेस में देखी, तो ये $1900 का मार्क भी इसने गोल्ड स्पॉट कॉमेक्स पे तोड़ दिया है। तो मुझे लगता है कि हर डिप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे पोजिशनल ट्रेडर्स को देखना चाहिए। बट अगर मैं डे पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जो स्टिमुलस पैकेज को लेके जो अभी भी जो डील नहीं हो पा रहा है, डिसएग्रीमेंट है क्वांटम ऑफ स्टिमुलस पैकेज को लेके, तो वो मुझे लगता है कि डॉलर में थोड़ी तेजी जो है हमें देखने को मिली है कल और आज में, तो उसका थोड़ा शॉर्ट टर्म प्रेशर जो है गोल्ड के प्राइसेस में आज हमें देखने को मिल सकता है, जैसे हमने कल देखा था। तो डे पर्सपेक्टिव से मैं अभी रेकमेंड करूंगा कि 300-400 रुपए के टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं। 50,350 का भी भाव चल रहा है, यहाँ पे सेल इनिशिएट कर सकते हैं। 50,500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, और एक छोटा सा टारगेट 50,000 तक का एक डे ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से लेके चलें। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखना है तो मुझे लगता है कि 50,000 का लेवल जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पे बुरा रेट नहीं है। खरीदारी, जय, आपको भी लगता है सोने और चांदी दोनों में यहां पर बनती है? 50,000 के स्तरों पर यहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट हो रहा है? जी मनीषा, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है गोल्ड में आगे भी अनसर्टेनिटी कायम रहेगा। यूएस इलेक्शंस एक बड़ा ट्रिगर है, और जिस हिसाब से यहाँ पे सेकेंड वेव की आशंका है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है वैक्सीन के अवेलेबिलिटी को लेके, मुझे लगता है आगे अनसर्टेन टाइम्स है, और पॉसिबल है कि मार्च तक मुझे लगता है फिर से जो नया हाई था 56,000 के आसपास का घरेलू मार्केट में, वो भी ब्रीच हो सकता है। तो कोई भी यहाँ पे डिप पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। दूसरा एक और सवाल मैं मतलब लेना चाहूंगा, जो आपने ये रेज किया था कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करंट लेवल्स पे। देखिए, आज अनसर्टेनिटी लग रहा है, रिटेल निवेशक को यह समझना भी बहुत जरूरी है कि आप एक लॉक इन पीरियड होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो 5 साल का है। 5 साल का सिनेरियो आज से देखना थोड़ा सा टफ है, लेकिन डेफिनेटली जो अनसर्टेनिटी बना है गोल्ड में एक सर्टेन एलोकेशन होना बहुत जरूरी है। आपको 2.5% का एक एश्योर्ड रिटर्न है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ योर सेविंग्स आज इस भाव में गोल्ड सोवरेन बॉन्ड में नहीं जाना चाहिए। आई थिंक 20% तक का एलोकेशन एक हेल्दी एलोकेशन रहेगा मेरे हिसाब से। और अजय, चांदी में क्या लगता है? क्योंकि काफी जोरदार वॉलेटिलिटी वहां पर देखने को मिली है, मल्टी मंथ हाइज के बाद वहां से हमने भाव गिरते हुए देखे हैं। 24 के आसपास अब स्तर है अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, यहां पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो चाइना से नंबर्स निकल के आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस सेक्टर का, काफी मतलब पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। बट अगेन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू ये है कि एक तरफ कोविड के केसेस और ग्लोबल रिसेशन की खबरें, और सिर्फ चाइना एक लोन वॉरियर है इस पूरे अनसर्टेन एनवायरनमेंट में, तो उसके कारण बेस मेटल्स प्लस चांदी में एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। लेकिन मुझे लगता है आने वाले 6 महीने में गोल्ड में ज्यादा यहाँ पे
रुझान रखना चाहिए, क्योंकि चांदी हो सकता है वॉलेटाइल बहुत रहे बिकॉज ऑफ ग्लोबल ग्रोथ और इंडस्ट्रियल मेटल डिमांड को लेके। बट अगेन मुझे नहीं लगता है 56,000 के नीचे जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में। कोई भी डिप मिले यहाँ पे 60,000 या उसके नीचे तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बाई करके ही चलना चाहिए। आई थिंक 62,000 63,000 मुझे लगता है इमीडिएट विद इन अ मंथ देखने को मिल सकता है। चलिए, खरीदारी की राय यहाँ पर जारी है। दायरे में कारोबार जरूर है, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटीज आप यहाँ पर ढूंढते रहिए। ये तो बात हुई गोल्ड स्पॉट की। बात अब करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर 42 के आसपास हमने भाव बनते हुए देखे हैं। डिमांड को लेकर यहाँ पर चिंता जरूर है, लेकिन 19 अक्टूबर को यहाँ पर ओपेक और एलाइज की एक मीटिंग है, जहां पर वो रिव्यू करेंगे ग्लोबल डिमांड और सप्लाई को। तो वो एक इंपॉर्टेंट दिन यहाँ पर देखने लायक रहेगा। सुनील, कैसे देखते हैं कच्चे तेल के भावों को अब? लगता है कि प्राइसेस रेंज बाउंड रहेंगे। अभी जैसे WTI $40 के दायरे में ट्रेड कर रहा है और डोमेस्टिक मार्केट में 2,940 के रेंज में अभी भाव चल रहे हैं। अभी ओपेक का जो मंथली रिपोर्ट आया, उन्होंने 2021 का जो फोरकास्ट में जो ग्रोथ बताया था, उसमें 80,000 बैरल पर डे के हिसाब से इन्होंने फोरकास्ट जो है कम किया हुआ है। तो इन अ वे कहीं ना कहीं जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो जो इकोनॉमिक रिकवरी का जो पेस है वहां पे उनको अभी भी आशंका है और उनको लगता है कि जो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी कंजम्पशन को उतना अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाएंगी जैसे वो पहले सोच रहे थे। तो मुझे लगता है कि कच्चे तेल के प्राइसेस पे थोड़ा प्रेशर बना रहेगा और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि एक $38 का दायरा WTI के लिए एक सपोर्ट के तौर पे देखने को मिल सकता है। ऑन द हायर साइड $42 या $43 तक का एक रेंज जो है मेंटेन कर सकता है। डे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है 2,940 के रेंज में अभी ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे सेल इनिशिएट करना चाहिए। 2,980 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और 2,880 तक का एक टारगेट जो है एंड ऑफ द डे तक देखने को मिल सकता है। मेटल्स पर भी एक नजर डालनी चाहिए, क्योंकि यहां पर हमने कुछ कहीं खरीदारी आते हुए देखी है। कल की बिकवाली के बाद आज यहां पर बाइंग मोमेंटम हमने कॉपर, निकल और जिंक में एक्चुअली आते हुए देखा है। जय, यहां पर कहां ध्यान देंगे आप, क्योंकि स्टिमुलस को लेकर तो अनसर्टनिटी है ही। आज डॉलर में भी बढ़त है, ग्लोबल इक्विटी मार्केट से भी बहुत सपोर्ट नहीं है, लेकिन कुछ बहुत चुनिंदा मेटल्स में आज फिर से खरीदारी लौटी है। लास्ट वीक जिस हिसाब से अनसर्टेनिटी था, उसके बाद एक अच्छा रन अप देखने को मिला है मेटल प्राइसेस पे। लेकिन अगेन फंडामेंटली अगर देखा जाए तो यहाँ पे सस्टेनेबल नहीं नजर आ रहा है ये करंट रेट्स। तो मैं यहाँ पे करंट लेवल पे तो बाई की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। मुझे लगता है एल्युमिनियम और कॉपर में यहाँ पे थोड़ा सा और उछाल मिले, या 525 के आसपास कॉपर और 152 पे एल्युमिनियम, तो बेच के चला जा सकता है। मुझे लगता है 3 से 4% का गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकता है विद इन अ वीक। कुछ मुनाफा वसूली यहां पर आगे जारी रह सकती है। तो ये तो बात हुई मेटल्स की, लेकिन इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक। आगे लेकर आएंगे दलहन पर एक बड़ी खबर, साथ ही कॉटन में रणनीति पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। और दालों की कीमतों को काबू में करने के लिए सरकार एक्शन में है। राज्यों को रियायती दर पर दाल उपलब्ध कराने के फैसले के बाद अब केंद्र सरकार ने इंपोर्ट कोटा भी जारी कर दिया है। चालू साल के लिए तुअर का इंपोर्ट कोटा 4 लाख टन रखा गया है, जिससे 15 नवंबर तक आयात करना है। वहीं उड़द का आयात 31 मार्च तक किया जा सकेगा। हालांकि दलहन कारोबारियों का मानना है कि इतनी कम अवधि में तुअर का इंपोर्ट संभव नहीं होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के सुरेश अग्रवाल जुड़ चुके हैं। सुरेश जी नमस्कार। दालों में हमने कीमतें बढ़ती हुई देखी हैं और सरकार ने तुरंत यहां पर एक्शन भी लिया है, चाहे वो सब्सिडाइज्ड दरों पर दालों का उपलब्ध कराना है स्टेट गवर्नमेंट्स को, और इंपोर्ट कोटा की बात हम आपसे भी काफी समय से यहां पर कर रहे हैं, उस पर भी बात की गई है। सबसे पहले तो ये बताइए कि इन दोनों एक्शंस को आप कैसे देखते हैं? सब्सिडी दर पे अगर सरकार दाल दे रही है देश के उपभोक्ता को, तो वो बहुत स्वागत योग्य कदम है जी। 135 करोड़ की आबादी में सरकार दाल सप्लाई करे, ये एक अच्छी बात है। वो व्यवस्था बनाने में इनको कम से कम 7 से 1.5 साल लगेगा, मगर शुरुआत हुई है तो वो आगे जाके आम उपभोक्ता के लिए अच्छा कदम है। और दूसरा हम ये देखते हैं कि जो आयात कोटा दिया 4 लाख मीट्रिक टन का, इसके आवेदन पत्र क्रमांक 5 से 20 अप्रैल को मंगाए थे, जिसकी तहकीकात के बाद जून में लाइसेंस जारी होना थे। हमने जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में
आदरणीय मंत्री जी नरेंद्र सिंह जी तोमर, प्रधानमंत्री जी और अपने पीयूष जी गोयल को 5-5 पत्र और भेज किए और अनुरोध कहा कि आप तुअर का कोटा अलॉट करें, क्योंकि इंडिया की तुअर की फसल में नुकसान है। पहले तो कम बारिश गिरने से नुकसान हुआ, फिर अधिक बारिश से हुआ। अब मलावी से इतनी जल्दी माल आ जाए, जैसे केनिया, जिम्बाब्वे, मलावी, बर्मा, यहाँ से जहाज को आने में 30 से 35 दिन लगते हैं। फिर हम लोग जो सौदा करते हैं दाल मिलर, तो उसकी क्वालिटी की बात करना, उसके सैंपल मंगाना 5-10 दिन उसमें लगते हैं। फिर उसके बाद माल बर्मा में, मलावी में पैकिंग होता है। पैकिंग के बाद वहाँ पोर्ट पर जहाज की बुकिंग तो होती है। सुरेश जी आप कह रहे हैं कि ये स्टेप तो ऑफ कोर्स सराहनीय है, होना भी चाहिए था, लेकिन ये बहुत देर से है और जब तक दाल एक्चुअली भारत में आएगी बहुत देरी हो जाएगी। तो तब तक आपको क्या लगता है भाव यहाँ पर कहाँ जा सकते हैं? और सरकार से आप और जैसे आपने कहा कि बहुत कम समय है, कोटा भी बहुत यहाँ पर ज्यादा नहीं है, आने में भी देर लगेगी, तो आप कहेंगे कि ये जो कदम है सरकार का, ये देर से आया है और बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं इसका? देर से आया है, इससे निश्चित बाजार नीचे आएंगे जी। हमने बीच में आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध भी किया, उन्होंने माना भी, मगर इसकी अवधि कम से कम जनवरी होना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी माल आ नहीं सकता। इसका इम्पैक्ट अगर ये माल नहीं आया तो बाजारों में कोई मंदी नहीं आएगी, ऐसे का ऐसे ही माहौल रहेगा। ये जरूर है कि इंडिया की फसल दिसंबर जनवरी में आएगी, मगर तब तक बाजार ऊंचे ही रहेंगे। अगर सरकार इसकी डेडलाइन अगर जनवरी कर देती है तो ये 4 लाख का पूरा माल आ जाएगा। अच्छा, देश के बाहर से माल मंगाने में कम से कम 90 से 120 दिन लगते हैं। तो सुरेश जी आपने सरकार से इस बारे में प्रेजेंटेशन करी है, आपको लगता है यहाँ पर अवधि बढ़ाई जा सकती है? मैंने अभी सुबह 11 बजे ही प्रधानमंत्री जी को मेल किया, पीयूष जी के यहाँ मेल किया, आज किया है। अभी मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी के यहाँ, सबके यहाँ वापस दोबारा अभी मेल कर रहा हूँ। कंटिन्यूस 3 दिन तक मैं उनसे बात भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपने जो अभी लाइसेंस दिए हैं इसकी अवधि इतनी कम, क्योंकि माल सैंपल देखना, वहाँ पैकिंग होना, उस पोर्ट से इंडिया में आना, और रास्ते में 35 दिन का पानी में समुद्र में समय लगता है, ज्वार भाटा आ जाए तो और लेट हो जाए, तो कम से कम आयात के लिए 3 से 4 महीने चाहिए। और सरकार शायद, मुझे उम्मीद है, मानेगी भी, क्योंकि ये इंडिया के इतिहास में पहला कदम है कि 32 दिन में आयात करने का सरकार ने निर्देश दिया। 32 दिन में आयात होना संभव नहीं। अभी तो डीजीएफसी हर राज्य में लाइसेंस देगी, क्योंकि हर राज्य से लाइसेंस इशू होगी, रजिस्ट्री एडी से आएंगे, 15 दिन तो वही लग जाएंगे। अब 32 दिन में से 15 दिन तो हमारे यहाँ लाइसेंस आने में लग जाएंगे, बचेंगे 17 दिन में। तो 17 दिन में तो कोई भी आदमी मंगा नहीं सकता। बड़ी कंपनियां जो है वो छोटी कंपनियां, ये सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि माल मंगाने में 4 महीने चाहिए। और सरकार अगर चाहती है 120 करोड़ लोगों को 100 दाल सस्ती मिले तो इसकी डेडलाइन बढ़ाना चाहिए। वही एक पॉइंट होगा देश में तुअर में मद्दी लाने का, वही एक टर्निंग पॉइंट होगा। यानी कि त्योहारों जी, जैसे सुरेश जी जैसे आप कह रहे हैं कि कम में मिलेगी जी सुरेश जी जैसे आप कह रहे हैं कि त्योहारों से पहले जो ये बहुत ज्यादा बढ़त हमने दालों में आते हुए देखी है, सरकार ने कदम तो उठाए हैं लेकिन थोड़ा सा देर से उठाए हैं और इतनी जल्दी माल नहीं आ पाएगा। और सुरेश जी जैसे आप कह रहे हैं कि आप सरकार से इन टच हैं, आप अपना मेल और लेटर और बातचीत उनसे करते रहेंगे। ऑफकोर्स हम आपसे बातचीत करते रहेंगे जानने के लिए कि किस तरह का फीडबैक सरकार की तरफ से है और क्या ये अवधि बढ़ाई जाती है या नहीं। इस बीच हमने देखा है कि पल्सेस के प्राइसेस में यहां पर लगातार अभी भी बढ़त देखने को मिली है। आगे बढ़ेंगे, दालों के बाद अब कॉटन की बात करते हैं जहां पर भी तेजी का रुझान है। एमसीएक्स पर आज चौथे दिन हमने यहां पर भाव बढ़ते हुए देखे हैं और 19,200 के ऊपर अब लेवल्स हैं। घरेलू डिमांड और यूएस में डेल्टा तूफान से फसलों को नुकसान की वजह से हमने यहां पर भावों में सपोर्ट आता हुआ देखा है। हमारे साथ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा जुड़े हैं। अतुल जी नमस्कार। बढ़त यहां पर कॉटन के भावों में जारी है, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी बहुत जोरदार तेजी है और उसका फायदा तो यहां पर प्राइसेस में हुआ है, लेकिन मांग कैसी है और आगे जाकर अब क्या क्यूज देखने चाहिए? जी देखिए मनीषा जी, इंडियन मार्केट 33,000 से 39,000 हो गया है 2 महीने में। जो एमसीएक्स 2 महीने पहले 15,000 था वो आज 19,300 हो गया है। और ये जो मेन इसका रीजन है तेजी आने का, वो 4-5 रीजन है जो मैं आपको बताता हूँ। एक है कि स्पिनिंग मिल जो 50% कंजम्पशन पे चल रही थी वो अभी 95 to 100% कैपेसिटी पे चालू हो गई है। इससे कंजम्पशन बढ़ने से डोमेस्टिक में डिमांड बहुत ज्यादा है जी। और मिलों को यान भी बहुत बिक रहा है तो उनको भी प्रॉफिट है जी। दूसरा रीजन है हमारा कॉटन आज भी वर्ल्ड मार्केट से 4,000 रुपया सस्ता है तो एक्सपोर्ट में भी डिमांड अच्छी है। ओके।
और एक रीजन है कि जो कॉटन का स्टॉक है वो गवर्नमेंट के पास है, मेनली सीसीआई के पास उसका स्टॉक है, और गवर्नमेंट की जो परचेज कॉस्ट है कॉटन की वो है 47,000 से 50,000 है जी। तो वो लॉस कम करने के लिए सीसीआई भी भाव बढ़ा रही है, क्योंकि वो चाहते हैं हमारा लॉस कम होवे। दूसरा जो नया क्रॉप है इसका इस साल सोइंग जो है वो जून फर्स्ट वीक में हो गया था, तो अभी फसल रेडी है, सब जगह हार्वेस्टिंग के लिए फसल रेडी है, मगर ये जो अभी बारिश हो रहा है उससे क्रॉप लेट भी हो रहा है और वो डैमेज भी हो रहा है, वो भी एक तेजी की वजह है। और आगे आपको लगता है अतुल जी तेजी बरकरार रहेगी यहाँ पर? जी, तेजी इसलिए बरकरार रहेगी क्योंकि सीसीआई ने नया माल का भी एमएसपी पे परचेज चालू कर दिया, जो एमएसपी है वो 5,850 है जी। और अगर जीनर ये रेट में माल परचेज करता है तो उसकी कॉस्ट आती है 46,000 टू 48,000, और अभी हमारा जूना माल 38-39,000 पे है, जो अभी बहुत सस्ता है वैसे देखने जाओ तो। ऐसा लगता है आगे थोड़ा और 1,000-2,000 रुपये का और तेजी आ सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट जो 65 सेंट था वो अभी 69-70 के करीब है, तो वहां भी जो डेल्टा में आपने बताया ऐसे साइक्लोन की वजह से नुकसान हुआ है, तो इंटरनेशनल मार्केट भी सपोर्ट दे रहा है। तो चलिए, तो ये सब रीजन चौतरफा यहाँ पर तेजी है। ऑफ कोर्स अतुल जी, जैसे आपने गिनाया 4-5 रीजंस हैं और यहाँ से भी बढ़त की ही उम्मीद आगे जाके कॉटन के प्राइसेस में नजर आती है। अतुल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका जय और सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। जब हम किसी ड्राइवर को हायर करते हैं तो सबसे पहले उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं। उसी तरह ध्यान रखें कि सिर्फ अधिकृत ब्रोकर के जरिए ही डील करें। थोड़ी सी चूक हुई तो ध्यान रखें कि सिर्फ अधिकृत ब्रोकर के जरिए ही यहां पर आपको काम करना है। थोड़ी सी चूक का मतलब है अपनी जमा पूंजी से हाथ धोना।